नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जैक एनसीईआरटी हिंदी लर्निंग विद राकेश में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी यानी भूगोल चैप्टर 1। इस चैप्टर का नाम है भारत आकार और स्थिति। इसी को बोलते हैं इंडियन साइज एंड लोकेशन। मतलब भारत का साइज एंड लोकेशन पढ़ेंगे कि भारत का आकार और स्थिति क्या है। और ये हमारा पार्ट 3 है यानी भाग 3 है। सबसे पहले हम करेंगे पार्ट 2 का छोटा सा रिवीजन, एक क्विक रिवीजन होगा जो हम लोग कल के वीडियो में पढ़े थे, जिसमें हमने जाना था कि भारत का विश्व में महत्व, उसका सांस्कृतिक, सामरिक और आर्थिक योगदान क्या था। और इसके बाद आज हम विस्तार से पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश यानी नेबर कंट्री के बारे में जानेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन है। इसमें हम जानेंगे कि भारत के किन किन देशों से स्थल सीमा और समुद्री सीमा साझा करता है और उनकी विशेषताएं और सामरिक महत्व क्या है। यह वीडियो एनसीईआरटी जैक बोर्ड के हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बहुत लाभदायक है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से वैसे एग्जामों में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का तीसरा भाग, भारत के पड़ोसी देश। लेकिन इससे पहले छोटा सा एक रिवीजन करेंगे पार्ट 2 का। तो देखिए, अगर आप चैनल को ज़रूर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, इस मैप को बहुत अच्छे से समझे थे। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग पार्ट 2 में इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे थे, तो इसी को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे क्योंकि इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो दिया गया है भारत और विश्व। तो भारतीय जो भूखंड है यानी कि भारत का जो हमारा ये भारत जो भूखंड है, ये किस में आता है तो महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। इसे ही बोलते हैं महाद्वीप को कॉन्टिनेंट बोलते हैं। पूरे अर्थ में टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, उसमें से एशिया महाद्वीप भी है और एशिया महाद्वीप में भारत आता है। तो बात उठती है एशिया में कहाँ आता है, तो भारत जो है वो एशिया के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है, बीचों बीच। अगर आप मान लीजिए कि ये एशिया है तो इधर हमारा पूरब है, इधर हमारा पश्चिम है और इसी के बीचों बीच हमारा भारत है। तो ये पूरा का पूरा एशिया था, एशिया के पूरब और पश्चिम के बीच में हमारा भारत है और ये इसी एशिया के अंतर्गत आता है। 7 महाद्वीप में से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसमें लगभग 49 से 50 देश आते हैं। इस प्रकार से पूरी दुनिया में 200 प्लस देश है। ये वाला फैक्ट आप ज़रूर याद रखें। एशिया में ये जो है हमारा भारत, ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर हम रसिया को छोड़ दें, रसिया को काउंट करेंगे तो तीसरा सबसे बड़ा देश है, इस तरह हम बोल सकते हैं। और जो हमारा भारत है ये पूरे के पूरे दुनिया में जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से पहला सबसे बड़ा देश है। क्यों? दूसरा हमारा चाइना है, पहला चाइना थे और पहला चाइना था, दूसरा भारत था। लेकिन अभी कुछ 1-2 सालों में जो भारत है वो पूरी दुनिया का पहला सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से। अगर क्षेत्रफल एरिया की बात करें तो 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहला कौन है, तो आप याद जरूर रखें कि पहला हमारा रसिया है, फिर दूसरा सबसे बड़ा हमारा जो है से कनाडा है और तीसरा सबसे बड़ा हमारा यूएसए है और चौथा जो सबसे बड़ा है वो चाइना है और 5वां सबसे बड़ा जो हमारा है वो हमारा ब्राज़ील है और ब्राज़ील के बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा इंडिया है। तो इस तरह से क्रम याद रखें सातों को। फिर यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय भूभाग। अब एशिया महाद्वीप में ठीक है कि एशिया में जो भारत है वो पश्चिम और पूरब के मध्य में है। अब इसको और डिटेल से बता रहा है कि एशिया भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी विस्तार है, मतलब इसके दक्षिण साइड है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो है इंडिया वो इसके यहाँ पे साउथ में लोकेटेड है। तो सिंपली आप एक लाइन में बोले कि भारत जो है वो साउथ इंडिया का है, यानी कि साउथ एशिया का बोलेंगे कि दक्षिणी एशिया में आता है हमारा भारत। इसलिए लिखा है कि भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। दक्षिणी विस्तार देखेंगे तो हिंद महासागर, देखिए हिंद पूरी दुनिया में टोटल 5 महासागर है। 5 महासागर मतलब इसे ओशियन बोलते हैं। 5 ओशियन में से एकमात्र ऐसा ओशियन है इंडियन ओशियन जो किसी देश के नाम पर रखा गया है। एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, वो है भारत, इंडिया के नाम पर रखा गया, इसलिए इसे इंडियन ओशियन बोलते हैं और हिंदी में हिंद महासागर बोलते हैं। ये दुनिया का 5 में से या फिर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ओशियन है। तो पहला कौन है, तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। ये पैसिफिक ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है, गहराई में भी, चौड़ाई में भी और पानी के हिसाब से भी। ये दूसरा सबसे बड़ा जो ओशियन है वो अटलांटिक हमारा ओशियन है। तो अटलांटिक ओशियन दूसरा सबसे बड़ा है जो एस शेप के ओशियन है। इसी प्रकार से हम लोग जानेंगे कि
यहाँ पे हम लोग देखें कि पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा था, फिर अटलांटिक ओशियन हम लोग देखें, तीसरा हमारा इंडियन ओशियन है, याद रखें, फिर सौदर्न ओशियन है और फिर आर्टिक ओशियन, सबसे छोटा ओशियन, यही 5 ओशियन है। क्रम से आप याद रख सकते हैं कि पैसिफिक ओशियन और हिंद महासागर जो है, और हिंद महासागर इंडियन ओशियन में और ये भारत में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशिया देशों को मिलाता है। तो हिंद महासागर क्या करता है, पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशिया को मिलाता है। तो पूर्वी एशिया, अगर मान लीजिए कि हमारा ये इंडिया है, तो यहाँ लिखा है हिंद महासागर, तो हिंद महासागर इसके नीचे है साउथ में। ये पश्चिमी यूरोप, तो पश्चिमी यूरोप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा यूरोप, इधर ये जाएंगे मेडिटेरियन से ये भूमध्य सागर की ओर, और पूर्वी एशिया देशों, इधर इंडोनेशिया, कंबोडिया, इधर मलेशिया, ये सब देशों को मिलाता है कौन, तो हिंद महासागर। इसको आप मैप से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से दिया गया। देखिए ये मैप दिया गया है, तो देखिए यही है हमारा, ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है, ये पूरा जो घेर के रखा है ये प्रशांत महासागर है। इधर वाला आप देख रहे हैं ये भी प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है जो एस शेप का है, इस प्रकार का ये क्यों बन रहा है। और ये हमारा सदर्न ओशियन है, ये हमारा आर्टिक ओशियन है, ऊपर वाला सबसे छोटा ओशियन और सबसे बड़ा ओशियन, तीसरा सबसे बड़ा ओशियन और सबसे बड़ा ओशियन अटलांटिक। तो इसको क्रम से ऐसे याद रखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इतने से याद रख सकते हैं। तो हम लोग ये देखें कि जो इंडियन ओशियन ये वाला है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, भारत को ये सब देशों से मिला रहा है, तो ये हमारा पूर्वी एशिया के देश कहलाते हैं। और ये यूरोप है, तो यूरोप के पश्चिमी देशों को इस तरह से मिलाता है। तो ये पश्चिम साइड जो देश हैं, तो ये इंडियन ओशियन से ही होके हम लोग जाते हैं, और इधर तो इंडियन ओशियन से ही होके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सबसे इंडियन ओशियन सबसे ज़्यादा जो है भारत से सटा हुआ है, भारत में इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको एडिशनल जानें, एडिशनल जानना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन भी करना, क्योंकि अपडेट रहेंगे तो आपको और बेनिफिट होगा। तो हम लोग देखें कि हिंद ओशियन के बारे में फिर क्या लिखा है कि भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। तो केंद्रीय का मतलब होता है सेंट्रल, भारत को बीचों बीच में रखता है। अब देखिए इंडियन ओशियन जो है वो सेंट्रल स्थिति प्रदान करता है। देखिए ये भारत है और भारत को ये सेंट्रल है, ये पूरे देखेंगे तो इसके सेंट्रल में आता है। तो इंडियन ओशियन भारत को सेंट्रल स्थिति प्रदान करता है, यानी कि केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। फिर इसमें हमारा क्या दिया गया है, तो इसमें जो हमारा दिया गया फैक्ट हम लोग देखेंगे। फिर लिखा गया है कि दक्षिणी का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला। तो दक्षिणी का पठार जो हमारा है, यानी साउथ इंडियन का जो प्लेट्यू है, वो हिंद महासागर तक फैला हुआ है। और मध्य एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के मध्य तक निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। तो देखिए पश्चिमी एशिया आप बोले, फिर इसी प्रकार से अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों के भी पूर्वी तट के माध्यम से निकट संबंध बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये होता है, ये लाइन को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप समझ सकते हैं कि भारत जो है वो इसके साथ भी संबंध बना के रखा हुआ है, ये फिर ये सब देशों के साथ बना के रखा हुआ है, यहाँ वाला देशों के साथ बना के रखा हुआ है, ये सब देशों के साथ, और ये सब। तो कैसे, तो हिंद महासागर के हेल्प से। पहले अगर आप इसको नोटिस करेंगे, मान लीजिए कि अगर इंडियन ओशियन का रूट नहीं खोजा गया था, तो पहले यूरोप जाना था, तो हम अफ्रीका को पूरे लांग के ऐसे जाते थे, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। तो लेकिन इंडियन ओशियन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट स्वेज नहर के हेल्प से हम लोग यूरोप पहुंच जाते हैं। तो ये बताया गया है कि इसके हेल्प से भारत इसके साथ संबंध बनाया हुआ है शॉर्टली, इसके साथ शॉर्टली, यानी कि नज़दीकियाँ बहुत सामने सामने। तो अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, पूर्वी एशिया हो गया, पश्चिमी एशिया ये सब देश को बोलते हैं। यहाँ वाला देशों को पश्चिमी एशिया, इसको पूर्वी एशिया, इसको साउथ एशिया, इसको बोलते हैं नॉर्थ एशिया। तो ये एशिया को भी डिवाइड कर रखा है, क्योंकि देखिए ये एशिया है, तो इसको भी 4 पार्ट में बांटेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड करके रखा गया है। तो ये वाला आपको आप समझ में आ गया होगा कि अफ्रीका, मध्य एशिया, यूरोप, मध्य एशिया को सेंट्रल एशिया बोलते हैं, साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों को भी पूर्वी तट तक फैला हुआ। फिर बताया गया कि मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं, और हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं। तो देखिए जो इंडियन ओशियन है, जितना बड़ा भारत का तटीय रेखा है, तटीय सीमा है, समुद्री रेखा, क्योंकि भारत एक दक्षिण एशिया बहुत बड़ा देश है, तो ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन में डूबा हुआ है, समाया हुआ है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, जिसका नाम है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तो ये वाला आप जान सकते हैं। देखिए दिया गया एक फैक्ट दिया गया है, महात्मा गांधी का आप जन्म देखेंगे तो 2 अक्टूबर आप याद रख सकते हैं 1869 को, 1869 को जन्म हुआ गुजरात के पोरबंदर में। इसी प्रकार से जो स्वेज नहर वो बनना स्टार्ट हुआ 1859 में,
1859 में स्वेज नहर बनना स्टार्ट हुआ और इसका उद्घाटन लगभग 10 साल बनने में लगा और 1869 में ये बन के रेडी हो गया और इस समय ये इसका ओपन खुल गया। तो स्वेज नहर कब बना? जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ, जिस साल उसका जन्म हुआ उसी साल ये बना। तो आप याद रख सकते हैं स्वेज नहर क्या हुआ, भारत और यूरोप के बीच की दूरी को 7000 किलोमीटर कम हो गया। क्यों? ये थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस था तो इसको शॉर्ट कर दिया स्वेज नहर के खुलने से। इसको भी आप मैप से देख सकते हैं, हालांकि हम प्रीवियस वीडियो में बताएं, लेकिन आपके रिवीजन के लिए हम बता रहे हैं कि ये हमारा लाल सागर है, इसको लाल सागर, इसे रेड सी बोलते हैं। ये वाला जो आपको ओशियन दिख रहा है इसे हम भूमध्य, इसे बोलते हैं भूमध्य सागर, यानी कि इंग्लिश में मेडिटेरियन सी बोलते हैं। तो पहले यहाँ कैनाल नहीं था, यहाँ पे कैनाल बनाया गया तो इस सागर को कनेक्ट किया गया, भूभाग को, ज़मीन को काट कर बनाया गया बहुत चौड़ा लंबी एक। और तो क्या हुआ, और फिर ये अफ्रीका और एशिया अलग हो गया यहाँ पे किया गया। तो क्या हुआ, हम क्या देखते हैं कि कैनाल किसे कहते हैं? नहर, नहर को कैनाल कहते हैं। तो नहर या कैनाल क्या होता है? दो सागर, दो पानी को जोड़ता है, दो समुद्र महासागर को जोड़ता है, जबकि भूभाग, जमीन को, दो भूभाग को अलग किया। जब यहाँ स्वेज कैनाल नहर बनाए, कैनाल बनाए नहर, तो लाल सागर और भूमध्य सागर जुड़ा, लेकिन अफ्रीका और एशिया अलग हुआ, जिससे क्या हुआ कि अब भारत को इस तरह से घूर के यूरोप नहीं जाना पड़ता है, इसका दूरी बहुत कम हो गया, भारत का वैसे ही जाएगा इस तरह से। तो रेड सी को भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप स्वेज नहर या स्वेज कैनाल एकदम इसे आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ दिया गया था। फिर हम लोग इसको देखे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल के, यानी कि अकॉर्डिंग टू एरिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो देश था वो रूस है। रूस जो है से एशिया और यूरोप में दोनों में आता है, इसलिए यूरेशिया के बीच में है, इसे यूरेशिया बोलते हैं। ऐसा लैंड जो रसिया और यूरोप दोनों में आता है उसे यूरेशिया बोलते हैं, और ये यूरेशिया में आता है। इसका देखिए टोटल क्षेत्रफल कितना है, 17.9 वर्ग लाख किलोमीटर में दिया गया है, ये मिलियन में है। इसी प्रकार से भारत को आप देख सकते हैं 7 में, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ। तो सेवन्थ दुनिया का सबसे बड़ा देश हमारा प्यारा भारत है, ये वाला आप याद रख सकते हैं। तो रूस जो है, भारत जैसा देश रूस में कितना समा सकता है, तो 5 से 6, क्योंकि आप इसको देख सकते हैं कितना, लेकिन भारत में आबादी 142 करोड़ है, वहीं रसिया में टोटल 14 करोड़ है, 14 से 16 करोड़ आप बोल सकते हैं। फिर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला आबादी वाला देश है, मात्र 32 से 33 करोड़ आबादी है इसमें। तो आप देख रहे हैं इसके पास तो ज़मीन अधिक है लेकिन लोग नहीं है, क्योंकि बर्फीला इलाका है तो लोग रहते नहीं हैं। फिर हमारा देखिए तो रूस सबसे बड़ा देश है, फिर कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। तो इसे याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप मैप में देखें, आपको याद हो जाएगा। इसको आप देखिए, यहाँ पे हमारा रूस है, तो यहाँ से जम करके आप डायरेक्ट इसके सीधा वाला मा जाए तो यहाँ आपको कनाडा मिलेगा। फिर यहाँ पे इसी कनाडा के नीचे आप आएँ तो आपको मिल जाएगा यूएसए, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, ये शॉर्ट में अमेरिका कहते हैं। इसका कैपिटल वाशिंगटन डीसी होता है। इसके बाद डायरेक्ट आप इसी देश, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट किए तो डायरेक्ट यहाँ पे हैं, इसके जस्ट नीचे स्टार्ट किए यहाँ पे क्या है, तो चाइना है। चाइना का कैपिटल बीजिंग होता है। ये चौथा सबसे बड़ा देश है, आप इसको तीसरों भी बोल सकते हैं एरिया में। फिर दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील आता है। ब्राज़ील में अमेजन नदी आप जानते होंगे, या जंगल है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी है बड़ी में। लंबी में तो यहाँ अफ्रीका में जो नील है उसको बोलेंगे, लेकिन चौड़ी में, बड़ी में हमारा आ जाएगा अमेजन नदी। और जंगल भी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है वो ब्राज़ील में है। तो ब्राज़ील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। एक ऑस्ट्रेलिया 6ठा सबसे बड़ा, एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप भी है, और एक देश है। फिर हमारा प्यारा भारत 7वां सबसे बड़ा है। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा होता है, ब्राज़ील का ब्राज़ीलियन सिटी होता है, यूएसए का वाशिंगटन डीसी होता है, आप याद रख सकते हैं। वाशिंगटन डीसी अमेरिका का कैपिटल क्यों पड़ा? तो इसलिए पड़ा क्योंकि अमेरिका का जो पहला प्रेसिडेंट थे वाशिंगटन डीसी थे, इसके नाम पर ये पड़ा हुआ है। तो आप इस तरह से जान सकते हैं चीज़ों को। तो ये वाला फैक्ट हम लोग कंप्लीट देखें, ये भी देखें। तो ये देखिए इंडिया का मैप दिया गया है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो भारत है, ये बताया गया है कि इसका लैंड सीमा कितना है, तो 15,200 किलोमीटर आप जानते होंगे। ये 7,500 कुछ किलोमीटर इस तटीय रेखा है, और टोटल मिला के इसका हो जाता है 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर पूरा लैंड। ये आपको देखिए ये रेखा दिख रहा है, इसे कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 27.5 डिग्री उत्तर है, 27.5 डिग्री, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इस रेखा को, 27.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर में आता है, क्योंकि इक्वेटर के ये ऊपर है, और इक्वेटर को जो नीचे रेखा गया है ये सब हमारा अक्षांश है, इसे लैटिट्यूड बोलते हैं। तो ये जो गया है इसे मकर रेखा बोलते हैं, ये भी 27.5 डिग्री पे है, लेकिन ये है दक्षिण यानी साउथ में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लेकिन भारत में एक ही रेखा गुजरती है, ये काल्पनिक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा
गमछा झार। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मिजोरम हो जाएगा, या मध्य प्रदेश आप बोल सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा है कि आप मिजोरम बोलिए एम से, त्रा से त्रिपुरा बोलिए, यहाँ पे इसे पश्चिम बंगाल बोलिए, पर से र से राजस्थान बोलिए, उससे गुजरात बोलिए, एम से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो देखिए 8 राज्य आपको मिलेगा। 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ट्रिक जो है सो बहुत अच्छा है, मित्र पर गमछा झार। तो आप लिख सकते हैं कि मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मित्र हो गया पर अर दिया तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मित्र पर गमछा तो गमछा। तो यहाँ से देखिए गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और एक दिया झारखंड। झारखंड जो है इसी तरह रहेगा, झारखंड। तो इस प्रकार से दिया है। देखिए यहाँ पे देखिए एक कर्क रेखा जा रहा है, तो यहीं पे देखिए आपका राजस्थान है, यहीं नीचे गुजरात है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, फिर यहीं पे झारखंड है और छत्तीसगढ़ है जो कि सटा हुआ है। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, तो यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल मिल जाएगा, और यहाँ मिजोरम और त्रिपुरा। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि 8 राज्यों से होके जाता है। तो भारत का ये वाला लंबाई अधिक है, ये वाला कम है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सन आता है, मतलब यहाँ से और यहाँ 2 घंटा का फ़र्क है। यहाँ 2 घंटा पहले सुबह होगा तो 2 घंटा बाद यहाँ शाम होगा। यहाँ शाम, अगर यहाँ 2 घंटा बाद पहले शाम होगा तो यहाँ 2 घंटा बाद शाम होगा। तो 2 घंटे का यहाँ से यहाँ तक फ़र्क है टाइम में, और यहाँ से यहाँ तक लंबाई कम है जबकि ये वाला अधिक है। इसलिए जब इसका मेजर किया गया जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो आपको बता दें कि इसका जो टोटल डिस्टेंस था वो आया हमारा 3214 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपको अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा उतने अच्छे से। और ये जो हमारा दिया गया है ये वाला, ये हमारा 2933 यानी 2933, आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं। और भारत, ये वाला जो आपको रेखा दिख रहा है, इसे मानक अम्योत्तर बोला गया है। ये 82 डिग्री 30 मिनट ये गया है, और ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होते हुए जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये वाला भी याद रख सकते हैं। हम लोग ये देखे थे, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड, कि भारत से कैसे व्यापार होता है। तो देखिए ये एशिया का है, पूर्वी एशिया का, यहाँ पे देख पा रहे होंगे पूर्वी एशिया, इधर अफ्रीका है यानी यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये पश्चिमी एशिया है। देखिए तो ये जो रूट दिया है ये रूट है इंटरनेशनल, इसे इंटरनेशनल ट्रेड रूट बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग। तो भारत से किस प्रकार होता है, देखिए सुएज नहर खुला तो इस प्रकार से यूरोप जाएंगे। देखिए इधर जा रहे हैं पूर्वी एशिया, इधर मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, आपको दिख रहा होगा। अच्छा देखिए अफ्रीका कैसे आए हुए हैं। तो ये रूट आपको दिखाया गया था, तो इस प्रकार से इसमें लिखा गया था। तो इस प्रकार से इसमें लिख रखा है कि भारत का विश्व देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, बहुत पुराना है। तो पहले समुद्र से कम होता था, पर्वतों से, घाटियों से, दर्रों से बहुत ज़्यादा होता था, रास्ता से। लेकिन जब समुद्री मार्ग नहीं खोजा गया था, लेकिन जैसे समुद्री मार्ग खोजा गया तो फिर क्या हुआ, लोग समुद्र से ही जाना प्रेफर अधिक किए, शिप वगैरह का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से समुद्र जब आदान प्रदान लोगों का, वस्तुओं और विचारों का हुआ, तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध होता था, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, और दूसरे देशों के साथ भी होता था। इससे क्या हुआ, भारत का रामायण हो या फिर पंचतंत्र हो या फिर अंक गणित हो, दशमलव प्रणाली, ये सब भारत में ही इसका आविष्कार हुआ। ये पहले पूरी दुनिया में नहीं था, लेकिन भारत से पूरे संसार में फैला, अलग अलग भागों में लोगों से गया। फिर देखिए मसाले हो, मलमल के कपड़े हो, जैसे सूती कपड़ा, ये सभी भारत से अलग देशों में गया। लेकिन दूसरे देशों से भारत में क्या आया, तो यूनानी का कल्चर आया, यानी पेंटिंग वगैरह, और पश्चिमी एशिया का वास्तुकला आया, जो कि आप मीनारों और गुंबदों में देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक था भारत के पड़ोसी देश। इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है थ्योरी वाला तो कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वीडियो पे बने रहें, इसमें भी आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो भारत के पड़ोसी देश दिया है, इसे ही बोलते हैं इंडिया का जो नेबर कंट्री है इसके आसपास। तो भारत का दक्षिणी एशिया में, हम आपको बताएं कि भारत कहाँ है, तो दक्षिणी एशिया में, यानी साउथ एशिया में आता है भारत। तो भारत एशिया में, एशिया में कोई पूछे कहाँ पे है, तो साउथ एशिया में, दक्षिणी एशिया में, याद रखें। ये हमारा एशिया है, इसको हम पश्चिम बोलेंगे, इसको पूरब बोलेंगे, इसको उत्तर बोलेंगे, और इसको दक्षिण बोलेंगे। तो भारत यहाँ पे है दक्षिण एशिया में। तो भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित क्षेत्र को, प्रदेश को हम बोलते हैं यूटी। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। तो भारत में 8 यूटी है। यूटी क्यों बनाया जाता है, इसमें कोई मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, अगर हम छोड़ दें जम्मू कश्मीर को और दिल्ली को। इसमें क्या होते हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, गवर्नर नहीं, राज्यपाल नहीं, उप राज्यपाल होते हैं। इसका मतलब ये है कि केंद्र शासित सरकार इसलिए बनाती है कि इसको सिर्फ सेंट्रल सरकार चला सके, इसको राष्ट्रपति के थ्रू चलाया जाता है। भारत के
सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। और भारत में 28 राज्य है। 2019 से पहले अब देखेंगे तो भारत में टोटल कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। 2019 में जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया। और 31 अक्टूबर, आप याद रख सकते हैं, 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर के दिन ही जन्म हुआ था ये सर्वपल्ली सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। तो सरदार वल्लभ पटेल के 31 अक्टूबर के दिन भारत में जो जम्मू कश्मीर था, इसको हटा के यूटी बनाया गया। तो इस प्रकार से भारत में टोटल यूटी 7 था, तो 2 ऐड हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 ऐड हुआ, तो टोटल हो गया 9। तो एक घट गया। फिर एक क्यों घटा? तो दादर नगर हवेली एंड दमन दीव को मिला के एक कर दिया गया। छोटा छोटा था तो दोनों को मिलाया, तो 2 यूटी को मिलाया, दादर नगर हवेली दमन दीव को, तो बन गया, दोनों को मिलाया तो बन गया 1। तो ये क्या हुआ? दोनों को मिला के 1 कर दिया, तो अब टोटल 8 है। आप याद रख सकते हैं। इसके बारे में और हम लोग डिटेल से देखेंगे आगे में। और क्या लिखा हुआ इसके बारे में? बहुत कम लिखा। देखिए, ज्ञात करने बोल रहा है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित संख्या की ज्ञात कीजिए। तो यहीं से दिया गया है। तो भारत में पश्चिमी और पूर्वी तटों केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपको बता दें, क्षेत्रफल मतलब एरिया के आधार पर पूछा जाए। तो भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान है। ये वाला आप जरूर याद रखें। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दूसरा सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है। फिर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल से पूछा गया है, तो सबसे छोटा जो राज्य है वो हमारा गोवा है। ये वाला आप याद रख सकते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री तट को स्पर्श नहीं करता है? तो कौन सा ऐसा राज्य जो इंटरनेशनल सीमा कोई दूसरे देशों के साथ नहीं रखता है और समुद्री तट से नहीं लगता है? तो यहाँ पे आगे जब इंडिया का आप मैप देखेंगे, आपके पास मैप रहेगा, यहाँ वाला आप देख सकते हैं। तो देखिए, हम आपको 1-2 एग्जाम्पल बता देते हैं। देखिए, आपको मध्य प्रदेश दिखेगा। ये देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो किसी देश से नहीं लगा हुआ इसका बॉर्डर, और ना ही इधर समुंदर से लगा हुआ, यानी तटीय है। इसी प्रकार से आप छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो ये किसी देश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ना ही किसी सागर समुंदर से टच करता है। इसी प्रकार से झारखंड को देखेंगे तो ना ही कोई समुंदर से और ना ही कोई देश से इसका बाउंड्री शेयर होता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, जिसमें तेलंगाना भी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो ये सब जो है आप याद रख सकते हैं कि ऐसे ऐसे राज्य हैं भारत के जो ना किसी देश, इसका ना कोई पड़ोसी देश है, इसका ना ही कोई समुद्री तट रेखा है। तो क्योंकि ये भारत के अलग दूसरे राज्यों से घिरा हुआ। जैसे मध्य प्रदेश के देखेंगे तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इधर बिहार, इधर से ये घिरा हुआ है चारों साइड से। तो ये लिख रखा था। फिर ये इसमें क्वेश्चन पूछा था एक, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पश्चिमी और पूर्वी तट पर जो यूटी हैं उसकी संख्या ज्ञात करें। तो आपको बताते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी तट पर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, जो यानाम है ये पुडुचेरी का है। तो एक तो यहाँ है, यहाँ पे छोटे छोटे से देखिए। फिर देखो, पुडुचेरी यहाँ भी है, एक यहाँ आपको दिखा। आप देखो, कराईकल, पुडुचेरी। तो देखिए, आपको 3 दिखा, एक यहाँ कराईकल पुडुचेरी का है, एक पुडुचेरी हो गया, ये यानाम हो गया पुडुचेरी। इधर देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा दमन दीव नागर हवेली। ये 2 अलग अलग था, एक यहाँ था एक यहाँ था, लेकिन इसको मिला के 1 कर दिया गया। तो 9 से घट गया, 2 घटा, तो कितना, दोनों को मिला के 1 कर दिया गया, तो हो गया हमारा 8। तो अभी प्रेजेंट में यूटी 8 है। पहले 7 था, फिर 2 बढ़ा जम्मू कश्मीर के टूटने से, फिर इसको सरकार ने 1 कर दिया दोनों को, तो हो गया 8। आपको ये वाला समझ में आना चाहिए। फिर ये हमारा दिया गया है, इधर देखें तो माहे है पुडुचेरी का, तो यहाँ भी है, और लक्षद्वीप जो भी है ये भी यूटी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी यूटी है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि माहे पुडुचेरी माता है, कराईकल पुडुचेरी माता है, पुडुचेरी है, यानम पुडुचेरी, पुडुचेरी का कैपिटल पुडुचेरी होता है। तो इस प्रकार से इसमें दे रखा है। फिर और आगे क्या लिखा गया है, तो आपको ये वाला समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि ऐसे कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय और तटीय रेखा को स्पर्श नहीं करते हैं। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरण, उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। इस तरह से अन्य शेष के वर्ग बनाइए। तो एक्टिविटी दिया गया है। अब देखिए, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। तो भारत को आप देखेंगे तो भारत के उत्तर भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन है, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ और पूर्व म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। तो ऐसे बताया जा रहा है, तो इसको आप समझ सकते हैं मैप से
देखिए ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पूरब है। तो आप इंडिया के उत्तर में देखेंगे, अगर इसको हम बना देते हैं इस प्रकार से, तो ये हमारा ये उत्तर हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा पूरब हो जाएगा। तो आप उत्तर की ओर जाएंगे तो आपको देखिए चाइना मिलेगा, जिसका कैपिटल बीजिंग है। तो उत्तर में ही है चाइना। फिर आपको नेपाल भी उत्तर में ही मिलेगा, भूटान भी उत्तर में मिलेगा। लेकिन आप उत्तर पूरब की ओर जाएंगे, पूरब साइड, तो आपको म्यांमार मिलेगा, बांग्लादेश मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे म्यांमार और बांग्लादेश, तो ये पूरब साइड है। और जबकि उत्तर साइड कौन कौन है, तो नेपाल, चाइना और हमारा भूटान। इसी प्रकार से उत्तर, देखिए ये हमारा उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो आपको पाकिस्तान मिलेगा, जबकि उत्तर पश्चिम में हमारा यहाँ एक अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान बहुत कम सटा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ये अफगानिस्तान आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से इसमें बताया गया है और लिखा गया है। अब इसको आपको और अच्छे से समझ में आ सकता है कि भारत की भूमि की सीमाएं जो हैं, तो यहाँ पे देखिए उत्तर पश्चिम, तो इसको आप देखेंगे तो ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पश्चिम है। अगर हम भारत की नक्शा को बनाएंगे तो मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे हमारा क्या था, उत्तर पश्चिम था, और उत्तर पश्चिम में कौन सा है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। तो आपको ये समझ में आ गया। फिर उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में यहाँ पे हमारा चाइना था, तो चीन है, जो कि तिब्बत था पहले, अब चाइना कब्जा कर लिया तो तिब्बत चाइना में चला गया, इसलिए बोलते हैं चीन। फिर नेपाल भी है और भूटान है, और पूरा में म्यांमार और बांग्लादेश है। तो टोटल कितना हो गया, तो इसको जरूर आप याद रखें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश। तो 2 2 4 5 2 7 7 देशों से भारत का बाउंड्री सटा हुआ है। फिर दिया गया है क्या आप जानते हैं, तो क्या आप जानते हैं में दिया गया है कि 1947 ईस्वी से पूर्व भारत 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। यानी कि भारत में पहले राज्य वाला सिस्टम नहीं था, स्टेट नहीं था, प्रांत, जिसे हम प्रोविंस बोलते थे, रियासत था। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। तो जो वायसराय होता था वो हेड होता था, और ये अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया जाता था प्रांतों पर, और वो शासन करते थे, इसके अधिकारी होते थे। रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्ता सत्ता से किया जाता था। तो इस प्रकार से दिया गया है। यानी कि आप जान सकते हैं, आप पाकिस्तान जाएंगे, यूएई जाएंगे, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो वहाँ पे अभी भी राज्य वाला सिस्टम नहीं है, वहाँ पे प्रांत होता है। प्रांत का मतलब प्रोविंस होता है, जिसे रियासत बोलते हैं। तो भारत में भी पहले राज्य नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद भारत में राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया था। तो इसको आप देख पा रहे होंगे। इसको अगर हम समझना चाहें, अगर याद करना चाहें, और 2 जो देश हैं वो समुंदर से भी लगे हुए हैं, एक हमारा श्रीलंका है और एक हमारा मालदीव। आप देख पा रहे होंगे मालदीव्स को। मालदीव का कैपिटल माले होता है, श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो होता है। तो ये वाला आप जरूर याद रखें, ये समुद्री से सटा हुआ, समुंदर से सटने वाला। तो टोटल तो हमारा 9 हो गया। देखिए स्थल से टोटल 7 था, और 2 हमारा श्रीलंका और मालदीव, तो टोटल मिला के 9 भारत के पड़ोसी देश हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है, यही चीज़ इसमें बताने की कोशिश किया गया है। देखिए दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 तो दक्षिण में अगर हम जाएंगे, इंडिया का ये बोल रहा है कि इंडिया के अगर हम साउथ में जाएंगे तो दक्षिण, हम ये दक्षिण का फिगर बनाए हैं साउथ इंडिया का, इसे हम प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर भारत बोलते हैं। तो दक्षिण में समुद्री पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह है, राष्ट्र है। एक श्रीलंका है, तो यहाँ पे आपको श्रीलंका मिलेगा, और एक मालदीव, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा मालदीव्स। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है, जिसे पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट कहते हैं। बोल रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता है, और भारत और श्रीलंका के किसी के बीच में जाना है तो यहाँ एक क्या है, जल संधि है, स्ट्रेट है, जिसका नाम है पाक जल संधि, यानी पाक स्ट्रेट बोलते हैं। और मन्नार की खाड़ी, तो यहीं पे मन्नार की खाड़ी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये भारत और श्रीलंका को कनेक्ट करने वाला जो रास्ता है, स्ट्रेट है, उसे पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। तो ये इसको कनेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट आप याद रख सकते हैं। फिर दिया गया है कि मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो अगर भारत को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है, और इसी के नीचे यहाँ मालदीव्स है। तो ये लक्षद्वीप के नीचे है, दक्षिण में है, इसलिए बताया गया। फिर बताया जा रहा है अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। तो भारत के जितने भी नेबर कंट्री हैं, नेबरहुड यहाँ राष्ट्र हैं या फिर कंट्री हैं, वो भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन हम चाइना और पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं बोल सकते। अपने एटलस में एशिया के मानचित्र में देखें कि भारत कैसे दिखाई देता है। तो देखिए भारत कैसा दिखाई देता है, ये पूछा जा रहा है इसमें और बताया जा रहा है। तो देखिए ये रीप्रिंट था, ये वाला आप जरूर याद रखें कि रीप्रिंट 2025-26 न्यू बुक है,
जो कि आपके एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभ्यास है, ये हम अगले सेशन में देखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ फैक्ट और है जिसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए स्कूल भुवन क्या है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इसका होता है डिड यू नो। स्कूल भुवन क्या है, एनसीईआरटी पोर्टल है। स्कूल आपसे पूछा जाएगा स्कूल भुवन क्या है, तो एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया एक एनसीईआरटी पोर्टल है, वेबसाइट है, जिसको हम सर्च करके जा सकते हैं, जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, सतत विकास और उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यानी कि हमें और बच्चों को पर्यावरण से संबंधित जागरूक करने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए और बताने के लिए प्राकृतिक संसाधन, जंगल, जमीन, पानी, इसके बारे में बताने के लिए और जागरूक करने के लिए, सतत विकास, पर्यावरण का नुकसान ना हो, उनकी भूमिका, उनका महत्व छात्रों को बताने के लिए, छात्रों को जागरूक करने के लिए एक ऐसा पढ़ाई है जो मानचित्र के हिसाब से बताया जाता है। मतलब थ्योरी जैसा नहीं, इसमें डायग्राम से, मानचित्र से, मैप से समझाया जाएगा और बताया जाएगा। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन इसरो की पहल है। तो ये पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के आधार पर इसको बनाया गया है इसरो के द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखें। इसरो का फुल फॉर्म होता है आई से इंडियन, एस से रिसर्च, आर से नहीं सॉरी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1969 में हुआ था, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के कैपिटल बेंगलुरु में है। तो ये वाला आप जरूर याद रखें। इसरो क्या है, तो एक स्पेस एजेंसी है जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है भारत में। तो ये जो यहाँ दिया गया है भुवन स्कूल या स्कूल भुवन का पोर्टल देखिए लिखा हुआ है HTTP का आप जानते हैं फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं। एच का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस लाइन को स्लाइस पढ़ते हैं। भुवन देखिए यहाँ पे दिया गया है इसका वेबसाइट, तो इसको सर्च करके जान सकते हैं। तो इस प्रकार से दिया गया है। अब ये बात बचा कि भारत के पड़ोसी देशों को याद कैसे करें, क्या याद रहेगा, तो इसका ट्रिक है, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। देखिए भारत के पड़ोसी देश आपको समझ में ट्रिक से आ जाएगा। देखिए ब से बांग्लादेश हो जाएगा, ची से चीन हो जाएगा, प से पाकिस्तान हो जाएगा, न से नेपाल हो जाएगा। तो बचपन में MBA किया तो यहाँ 4 तो आपको मिल गया कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। फिर देखिए M से म्यांमार हो जाएगा, B से भूटान हो जाएगा, A से अफगानिस्तान होगा। तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसको इंक्लूड नहीं किया। इस सेंटेंस को अच्छा लगने के लिए एम में और किया को जोड़े हैं। तो बचपन में MBA किया, ये ट्रिक आप याद रखें, आप कभी नहीं भूलेंगे। और इससे आपको इस ट्रिक से ये भी समझ में आएगा कि भारत के साथ सबसे बड़ा ज़्यादा बाउंड्री शेयर कौन करता है, तो बांग्लादेश लगभग 4000 किलोमीटर शेयर करता है। फिर चाइना है जो कि 3700 किलोमीटर शेयर करता है लगभग। फिर हमारा पाकिस्तान है जो कि 3300 के आसपास बाउंड्री शेयर करता है। तो हम ऐसे ये वाला नहीं बताएं, ये जो ट्रिक है बचपन में MBA किया, ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये देखिए जो बांग्लादेश है भारत के साथ सबसे ज़्यादा शेयर करता है। फिर हमारा चीन था जो 3700 के आसपास, फिर पाकिस्तान था लगभग पाकिस्तान जो है 3300 किलोमीटर। तो ये ट्रिक के जो आप कभी भूले ना। और ये हमारा सबसे पहले देखिए बचपन में MBA किया तो कि हमारा MBA आया, MBA, तो ये हमारा एम से म्यांमार हो जाएगा, ये है। तो देखिए और सबसे आपको सबसे कम से पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा, तो सबसे कम ऐसे अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर ही भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है और सटा हुआ है लैंड इसका। तो सबसे छोटा कम, तो इसको मैप से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखने को भी मौका मिलेगा कि सिर्फ जो अफगानिस्तान है ये वाला, इसका कैपिटल काबुल होता है और पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद होता है। कैपिटल का मतलब राजधानी, तो पाकिस्तान जिस प्रकार से भारत का राजधानी न्यू दिल्ली है, तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का काबुल। तो कादर खान जो थे यहीं के थे, यहीं से भारत में आए थे। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही नैरो है, इस तरह से बनाया गया है। तो मात्र ये 106 किलोमीटर ही बाउंड्री शेयर करता है, जबकि बांग्लादेश 4000 किलोमीटर। ये वाला आप जरूर याद रखें। इसी प्रकार से जो हम बचपन में MBA किए वो बचपन, तो इसको आप ट्रिक से जरूर याद रखें। बस है बांग्लादेश आप याद रखें, जिसे चीन याद रखें, पाकिस्तान और नेपाल। फिर ये दिया है क्रम से, सबसे ज़्यादा ये बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है। इसी प्रकार से MBA का भी आप देखेंगे तो MBA, तो म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार, भूटान और A से अफगानिस्तान। तो इस तरह से दे रखा है।
अब यहाँ पे बात आया कि कौन कौन से, अब देखिए पूछा था ज्ञात करने कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य हैं भारत को जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो देखिए ये आपको गुजरात दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए गुजरात सटा हुआ है। फिर ये हमारा राजस्थान है जिसका कैपिटल जयपुर है, जिसे पिंक सिटी बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये सटा हुआ है। फिर पंजाब, आपको पंजाब का चंडीगढ़ आपको दिखेगा, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो आपको तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक हमारा तो गुजरात हो गया, एक हमारा गुजरात हो गया, एक राजस्थान, पंजाब, ये तो श्योर है, और एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इतने से ये सटा हुआ है। फिर अगर आप नेपाल को देखेंगे तो आपको नेपाल भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सिक्किम है, सिक्किम भी सटा हुआ नेपाल से। यहाँ पे पश्चिम बंगाल आपको दिख रहा होगा, पश्चिम बंगाल भी सटा हुआ है। फिर इसी प्रकार से बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये वाला जो है नेपाल से सटा हुआ है। फिर आप भूटान से देखेंगे तो आपको भूटान से यहाँ सिक्किम है, ये हमारा पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश, असम, तो इतने जो है सर सटा हुआ है। फिर हमारा ये पूरा का पूरा म्यांमार है, तो म्यांमार में सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इतने ये से इससे बाउंड्री शेयर करते हैं। बचा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को आप समझ सकते हैं, ये हमारा बांग्लादेश है। ये इसको जूम करने से ये मैप थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा बांग्लादेश है जो कि त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इसमें सटे हुए हैं, जो कि आपको ये मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से दिया गया है। जबकि हमारा ये श्रीलंका है, यहाँ मालदीव है, ये श्रीलंका है। तो ये इसमें दे रखा था कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख किस, ये अफगानिस्तान जो है से किस से बाउंड्री शेयर करता है, तो सिर्फ हमारा लद्दाख से 106 किलोमीटर। तो हम इसको आपको बताने की कोशिश किए, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, इसको आप स्पीड करके और अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो इसको फास्ट कीजिए, डबल करके देखिए, और जो जो आपको पता है उसको स्किप करके आप देख सकते हैं। लेकिन आपने अपने सहूलियत के हिसाब से इसको देखिए और नॉलेज को गेन जरूर कीजिए। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है हमारा अच्छे से कंप्लीट होता है। इसमें हम हर बॉक्स, लाइन बाय लाइन, हर टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश किए, बताने की कोशिश किए। हम ट्रिक से ओवरव्यू ई बुक में जितना नहीं दिया था उतने हम आपको डिटेल से बताने की कोशिश की, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। इस मैप में और इस मैप को हम अच्छे से समझ सकते थे, लेकिन जैसे जैसे ये चैप्टर में और कुछ जो बचे हुए हैं उसको हम क्लियर करेंगे, उस समय आपको हेल्प से ज़रूर बताएंगे। तो इसको आप कोशिश करें कि इसको समराइज़ करें और इसको याद करने की कोशिश करें। हम इसके बाद सेशन लाएंगे जो हमारा पार्ट 4 रहेगा, अभ्यास का रहेगा, एक्सरसाइज का, सारे क्वेश्चन आंसर क्यों करेंगे। फिर MCQ 40 लाएंगे जो कि रैपिड क्विक के रूप में रहेगा, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैप को भी समझने की कोशिश की, भारत में क्यों 28, देखिए 29 था तो जम्मू कश्मीर हटा तो 28 बचा। तो इस प्रकार से हम लोग ये लर्न करने की कोशिश किए। बाकी आपका सुझाव हमेशा अग्रसर रहेगा, आप ज़रूर दें सुझाव, ताकि हमको समझ में आएगा कि हमको किस तरह से वीडियो को बनाना है। ये हमारा था इंडिया का साइज एंड लोकेशन, यानी भारत का आकार और स्थिति, ये चैप्टर 1 है, क्लास 9 भूगोल ज्योग्राफी। ये लाइन बाय लाइन हर वर्ड को समझाने की कोशिश किए। अगर आपको कुछ नहीं है तो स्पेशली आप कमेंट करें। आप, हमारा एक नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, जैसे में दिया गया है। तो ये है 85, यानी 8507801386। इस पे आप कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।